ईरान में रिजीम चेंज के साथ पश्चिम एशिया में शुरू हुई जंग समंदर में बिछी एक ऐसी बिसात के मुहाने पर आ चुकी है जहां हार और जीत का फैसला अब हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाला है। रूस के विदेश मंत्री का आज चीन पहुंच जाना और अमेरिका की घेराबंदी को धता बताते हुए चीन के जहाज का हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लेना, ये महज दो घटना नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट हो रही हो। ट्रंप की टैरिफ की धमकियां एक तरफ और पोप लियो के बिना डर वाली हुंकार दूसरी तरफ, ईरान के साथ रूस चीन की रणनीतिक जुगलबंदी हो रही है तो अमेरिका और इजराइल का शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है। सवाल है, क्या अमेरिका का मोगेम्बो हॉर्मुज में आकर अब फंस गया है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समंदर में अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती मिली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच चीन ने अमेरिका को खुलकर चैलेंज दे दिया। अमेरिकी पाबंदियों को धता बताते हुए चीन का एक ऑयल टैंकर रिच स्टारी हॉर्मुज के रास्ते से बेखौफ निकल गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक LSEZ पर शिपिंग डेटा से पता चलता है कि चीन का ये तेल और केमिकल टैंकर आज हॉर्मुज से गुजरा है। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार की शाम 7:30 बजे से अमेरिकी नाकेबंदी शुरू होने के बाद पहली बार कोई जहाज हॉर्मुज से गुजरा और अमेरिकी नौसेना कुछ नहीं कर पाई। ये वही जहाज है जिसे अमेरिका ने 2023 में ही ब्लैक लिस्ट कर रखा है। सवाल ये कि क्या ट्रंप की नाकेबंदी सिर्फ कागजी है, कोरी धमकी है, या फिर चीन ने हॉर्मुज में अमेरिका की दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है? हॉर्मुज दुनिया का वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अमेरिका की नाकेबंदी का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ना है, लेकिन ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया है। जाहिर है ट्रंप प्रशासन का मोगेम्बो वाला अंदाज अब उल्टा पड़ रहा है। इधर बीजिंग में हलचल तेज है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। सवाल है कि क्या यह दौरा सिर्फ कूटनीतिक है या फिर एक नए एक्सेस का उदय है। रूस का बारूद और चीन की अर्थव्यवस्था, ये दोनों अब ईरान की ताकत बनकर सामने खड़े हैं। और ये सब तब हो रहा है जब 2 दिन पहले ही ट्रंप ने अमेरिका के फॉक्स न्यूज से बात करते हुए साफ कह दिया था कि अगर चीन ईरान की सैन्य सहायता करता है तब चीन पर वो 50% टैरिफ लगा देंगे। चीन का एक जहाज हॉर्मुज से निकल गया है। ये एक सांकेतिक नहीं बल्कि पावर प्ले है। जाहिर है चीन ने एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए इशारों में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। मतलब साफ है, पश्चिम एशिया को लेकर दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का अलायंस है तो दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान की धुरी। ये सिर्फ हॉर्मुज की लड़ाई नहीं है, ये ग्लोबल ऑर्डर बदलने की लड़ाई है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए 4 पॉइंट एक फॉर्मूला सामने रखा है। आज बीजिंग में जिनपिंग ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन जरूरी है। जिनपिंग ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक साझा, व्यापक और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा बनाने पर जोर दिया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दुनिया को जंगल के कानून वाली हालत में नहीं जाने देना चाहिए, यानी ताकतवर जो चाहे वो करे, वही हालत नहीं बननी चाहिए। जिनपिंग का इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ था कि उसकी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वॉशिंगटन बातचीत का ढोंग रचकर अपनी शर्तें थोपना चाहता है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने अयोध्या से अमेरिका को धोखेबाज करार दिया। इलाही ने कहा कि एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ वही नाकेबंदी भी कर रहा है। वाकई में ये विडंबना तो है, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दूं उसके पहले कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक को लेकर इस हफ्ते फिर से बैठक हो सकती है।
इस्लामाबाद या फिर जिनेवा को संभावित वेन्यू माना जा रहा है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। इससे पहले 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। वही इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिकी टीम को लीड करने वाले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने ईरान पर इकोनॉमिक टेररिज्म की तैयारी का आरोप लगाया। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल जाते हैं तो उसका वैश्विक प्रभाव और खतरनाक हो सकता है। इस्लामाबाद टॉक्स के असफल होने की बड़ी वजह बताई गई कि लेबनान में जो इजराइल के हमले हो रहे हैं उसको इस पर ईरान ने सख्त आपत्ति जताई थी। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है, ये भी जान लीजिए। लेबनान और इजराइल के बीच आज वॉशिंगटन में मीटिंग होने वाली है। अमेरिका की मीडिएशन में दोनों देशों के राजदूतों की ये बैठक हो सकती है। 1993 के बाद ये पहला मौका होगा जब इजराइल और लेबनान द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। लेबनान जहां सीज फायर चाहता है तो वहीं इजराइल का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो हिजबुल्लाह ग्रुप का निरस्तीकरण यानी डिसआर्ममेंट चाहता है। इस बीच हिजबुल्लाह के नेता कासिम नईम ने कहा कि यह बातचीत बेकार है। नईम ने लेबनान सरकार पर मीटिंग से बाहर आने का दबाव भी बनाया है। बातचीत इजराइल और लेबनान की सरकार में होगी, हिजबुल्लाह से नहीं होगी। ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो से भी भिड़ चुके हैं। कभी ट्रंप खुलेआम पोप की आलोचना करते हैं तो कभी एआई फोटो डालकर खुद को प्रभु जीसस की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर पर बवाल मचा, विवाद हुआ तो ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस फोटो को हटा लिया, फिर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें लगा ये तस्वीर उन्हें एक डॉक्टर के रूप में दिखा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का इन दिनों पोप से लगातार विवाद चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में पोप लियो ने ट्रंप सरकार की कई नीतियों की आलोचना की, वो चाहे प्रवासियों पर सख्ती का मामला हो या फिर वेनेजुएला में दखल। और अब ईरान जंग के खिलाफ खुलकर पोप ने आवाज उठाई। इस पर ट्रंप इतने नाराज हुए क्योंकि उन्हें साफ दिख गया कि पोप लियो को उनकी ही वजह से पोप का पद मिला है। ट्रंप ने पोप को विदेश नीति के लिए खराब बताया, साथ ही ये भी कहा कि वो पोप लियो के बड़े प्रशंसक नहीं हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी उस समय आई जब पोप 11 दिनों की अफ्रीका यात्रा पर निकले हैं। अल्जीरिया जाते समय पोप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है, वो ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन शांति को बढ़ावा देते रहेंगे। और जिस तरीके से ट्रंप पोप लियो से भिड़ गए, उसके बाद दुनिया में जो और क्रिश्चियंस हैं, खासकर मेलोनी जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, वो भी बहुत नाराज हैं। और अब बात कर लेते हैं पब्लिक व्यू की। पब्लिक व्यू में पहला व्यू प्रकाश जोशी का है, जो बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर है कि दलितों का 50% वोट पाकर भी दलित मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया। ये सिर्फ दलितों के साथ छल नहीं बल्कि अंबेडकर जी का भी अपमान है। अंबेडकर जयंती पर आज दलित मुख्यमंत्री बिहार को देना चाहिए था। दलितों को सिर्फ अंबेडकर जयंती पर गुमराह किया गया। अगला पब्लिक व्यू है नृपेंद्र कुमार मौर्य का। बिहार की कमान अब पूरी तरह से भाजपा के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि भाजपा से मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार की राजनीति में जदयू की भूमिका कितनी बड़ी रहती है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।